हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6 का चैप्टर 9। तो आज की वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम 9 चैप्टर पढ़ने वाले हैं वीडियो में और इसमें हम पढ़ेंगे श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियां, गुप्त समाज एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं 9 चैप्टर गुप्त काल की ओर। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग लैब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। चैप्टर 9 पर आ चुके हैं जो कि है गुप्तकाल। गुप्तकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि दिल्ली में मेहरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। और इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी ये जो लोह स्तंभ बना है मेहरौली का, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल के उन्नत प्रौद्योगिकी की अवस्था का पता चलता है। तो आप देख सकते हैं ये है, इस तरह का है मेहरौली का लोह स्तंभ, लोहे का बना है और बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। इसमें कई साल बीत चुके हैं। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ था। यह जो वंश था इसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 20 ईसा में स्थापित हुए और इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित की। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण युग आ सकता है या स्वर्ण काल, एक ही बात है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। गुप्त वंशावली के प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया और इसकी रानी का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कुमार देवी किस गणराज्य की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी गणराज्य की कुमारी थी। और इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त शासक बने और समुद्रगुप्त महान विजेता थे। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी क्योंकि उसने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसने उपहार प्राप्त कर मुक्त कर दिया, यानी कि कर प्राप्त करते थे और उसे मुक्त रखते थे। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ गुप्त साम्राज्य का मैप दिया हुआ है। इसके बाद इस प्रशस्ति पर लिखे अक्षरों पर ध्यान दीजिए। ये प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें से क्या किसी अक्षर को आप पहचानते हैं? इन अक्षरों को आपने पहले कहीं देखा है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति है और वहाँ पर इस तरह के अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लेते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। तो शक कहाँ पर शासन कर रहे थे? मालवा व गुजरात में। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ध्यान रखिए। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। विक्रम संवत जो चलाया गया है वो चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हुआ। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा कि हूणों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ। तब आपका आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके और बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया और 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। तो गुप्त वंश यानी कि गुप्त काल के प्रशासन की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। तो अमात्य कौन थे? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा? गुप्त काल के मंत्री परिषद। गुप्त साम्राज्य भुक्ति में विभाजित था, यानी कि प्रांत में विभाजित था, जिन्हें भुक्ति बोला जाता था। प्रांत के प्रमुख को उपरेक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया और सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म की बात करें तो गुप्त शासक जो था वैष्णव धर्मानुयायी थे। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों को राज के चिन्ह जो था वो गरुड़ था। ध्यान रखें, छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुप्त शासकों का राज के चिन्ह क्या है? तो गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों की बात करें तो संगीत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखें इसको भी। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे और कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। तो वीणा बजाते हुए किस सम्राट का चित्र अंकित है? क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा। कला की बात करें तो स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर
शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगण का दशावतार मंदिर भी है। मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है और गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास जो अजंता की गुफाएं हैं। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन है, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे शुरू में थे। साहित्य की बात करें तो गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। इन नवरत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं थीं उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, तीनों ही ध्यान रखें क्वेश्चन आ जाता है। इसी काल में शूद्रक नामक जो रचयिता थे वो भी थे। उन्होंने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस नामक की प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों पर आधारित पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियां बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। और रामायण महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। तो ये जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। आप काफ़ी जगह सुनते होंगे। इसके बाद विज्ञान की बात करें तो इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई और सबसे प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे इस काल के, गुप्त काल की बात हो रही है। क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हैं, तो आंसर क्या होगा? गुप्त काल। तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट और इन्होंने बताया पहली बार कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत के में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का भी एक बेजोड़ नमूना है। इसके बाद बराहमिहिर भी काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वह भी बराहमिहिर विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है और आज इसी शक्ति को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो बराहमिहिर बहुत पहले बता चुके थे, न्यूटन से भी पहले। तो आप ध्यान रखें कि ये बराहमिहिर हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में काफ़ी पहले बोल दिया था। इसके बाद फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति देखते हैं। फाहियान कौन थे? एक विदेशी यात्री थे, ये चीनी यात्री थे फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन था वो बहुत अच्छा था। उसके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय भी देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा भोजन देने की भी व्यवस्था थी। तो ये सारी चीज़ें फाहियान के द्वारा लिखी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, विदेशी यात्री था और किसके समय में भारत आया था? याद रखें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है और यहाँ सही मिलान दिए हुए हैं, सही मिलान कर लेते हैं। कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, बराहमिहिर और आर्यभट्ट यहाँ पर एक जगह रचिता है और एक तरफ उनकी रचनाएं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मैच करें। शूद्रक की है मृच्छकटिकम। विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस। बराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है और आर्यभट्ट ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो भारत का जो नेपोलियन है किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया, हमेशा जीतते थे। इसके बाद दूसरा स्कंदगुप्त ने डैश झील का,
तो सुदर्शन झील है और इसका जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है। बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार कराया है। तीसरा है गुप्त संवत का प्रारंभ डैश ईस्वी से होता है। तो लगभग 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? 320। इसके बाद गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है और इसी के साथ ये वीडियो भी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो है पुष्यभूति वंश के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।